नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को शामिल करके बनाई जाती है और इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी देखा जाता है। तत्पश्चात यह सीरीज हम आपके लिए तैयार करते हैं और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर आगामी यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, जीडी और यूपीपीएससी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं जहां जहां भी सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा वहां पर हमारी यह सीरीज निर्णायक सिद्ध होने वाली है। और हमारा प्रयास रहता है कि सही विकल्प के साथ साथ बचे वाले विकल्पों पर भी हम चर्चा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा सफल हो। बिना देरी के आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। रोज की भांति आज भी हमारा जो पहला प्रश्न है वो भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आज के प्रश्न की शुरुआत है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। नहीं ऐसे प्रश्न की शुरुआत है, तो ऐसे प्रश्नों को हमें कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए सावधानी पूर्वक, और नहीं है को हमने यहां पर अंडरलाइन कर दिया है। अब विकल्प यहां पर हम पढ़ रहे हैं। पहला विकल्प है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18। दूसरा विकल्प है संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19। तीसरा है जीवन रक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21। और चौथा और अंतिम विकल्प है समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो विकल्प सुमेलित नहीं है, तो विकल्प ए यहां पर सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, अस्पृश्यता का अंत नहीं। याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में है। संविधान के अनुच्छेद अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है, ना कि अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, छुआछूत का यहाँ पर उन्मूलन किया गया है, सर्वधर्म समभाव की भावना को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है और सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके उपाधियों के अंत का प्रावधान संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 18 में किया गया है। बचे वाले जो विकल्प है यहाँ पर वो बहुत बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसमें पहला है संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने या संगठन बनाने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 19 में है, किंतु बाध्यता यह है कि संघ ऐसा बनाया जाएगा जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा न हो और निरायुध, बिना हथियारों के, उसमें किसी प्रकार के हथियारबंद संगठन बनाने की इजाजत नहीं दी गई है। शांतिपूर्वक संगठन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21। अंतिम विकल्प यहां पर दिया है समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में किया गया है और संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है। जैसा कि पूर्व के यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं, अस्पृश्यता का अंत, संघ बनाने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 18, 19 और 21, और हमने यहाँ पर अनुच्छेद 17 की भी चर्चा की है। तो इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। जबकि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच का जो यहाँ पर अनुच्छेद 44 दिया हुआ है, जिसमें वर्णित है समान नागरिक संहिता, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच का जो शीर्षक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम बात करेंगे कॉमन सिविल कोड क्या है। बहुत प्रासंगिक इस समय है कॉमन सिविल कोड। आजादी के पूर्व यदि आपसे पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बताइए, तब आपका जवाब होगा गोवा। और यदि पूछा जाता है आजादी के बाद समान नागरिक संहिता पर नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बताइए, तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने आजादी के पश्चात समान नागरिक संहिता पर नीतियों को बनाया है और उन्हें लागू भी किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किस राज्य समूह से होकर के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा भारत की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है या अरब सागर में गिरती है।
तो अरब सागर की तरफ प्रवाहित होने वाली, पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। इसका प्रवाह 1312 किलोमीटर का है। और विकल्प यहां पर 4 आपको दिए गए कि इसका प्रवाह कितने राज्यों में है, तो मुख्यतः यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है यह। तो वो कौन से 3 राज्य हैं? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तीसरा विकल्प है केरल, कर्नाटक और गुजरात। चौथा अंतिम विकल्प है गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां से इसका उद्गम होता है, महाराष्ट्र दूसरा राज्य जहां यह प्रवाहित होकर के जाती है, और गुजरात तीसरा और अंतिम राज्य है जहां पर यह प्रवाहित होती है। तो नर्मदा भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है, भी याद नोट करना है। नर्मदा भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है। इसका प्रवाह, इसका जो प्रवाह है वह कितना है, तो लगभग 1312 किलोमीटर, लगभग 1312 किलोमीटर का इसका प्रवाह है। और उद्गम इसका कहां पर है, तो उद्गम इसका है अमरकंटक, अमरकंटक, अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से यह प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश के पश्चात यह कहां पर जाती है, तो महाराष्ट्र में जाती है। महाराष्ट्र के पश्चात कहां जाती है, गुजरात में जाती है। और गुजरात में खंभात की खाड़ी, नोट कर लेना आपको, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी कहां पर है, तो आपको नोट करना है अरब सागर, अरब सागर। अरब सागर में यह अपना जल विसर्जित कर देती है। यह एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदुक बनाती है या नदी डेल्टा नहीं बनाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती है और पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यह भी आपको याद रखना है। और खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में अपना जल यह विसर्जित कर देती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां है? सामान्य अध्ययन में एक आपसे कोई संस्थान पूछ लिया जाता है, वह संस्थान राजकीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय महत्व का भी हो सकता है। तो उसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है। इसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा यह प्रश्न तैयार किया गया है कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है जयपुर राजस्थान में, दूसरा विकल्प है भावनगर गुजरात में, तीसरा विकल्प है पणजी गोवा में, चौथा और अंतिम विकल्प है मुंबई महाराष्ट्र में। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भावनगर गुजरात में है। भावनगर कहां पर है, गुजरात में है। तो यह संस्थान वर्ष 1954 में स्थापित हुआ, लिख लीजिएगा, वर्ष 1954 में स्थापित। यह संस्थान जो है वर्ष 1954 में स्थापित हुआ है, स्थापित हुआ है। वर्ष 1954 में इसकी स्थापना की गई है। और यह संस्थान समुद्री जल, शैवाल और तटीय संसाधनों के अनुसंधान से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो समुद्री जल, शैवाल, समुद्री जल, शैवाल और तटीय संसाधनों का अनुसंधान करना। समुद्री जल, शैवाल और तटीय संसाधनों से संबंधित अनुसंधान करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। 1954 में स्थापित है, गुजरात में है, भावनगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर-ए-सानी घोषित किया था? मध्यकालीन भारत के इतिहास से यह प्रश्न लिया गया है, सल्तनत कालीन कालखंड से। 4 विकल्प यहां पर दिए गए आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, अंतिम विकल्प यहां पर सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को सिकंदर-ए-सानी या द्वितीय सिकंदर घोषित किया था, यह भी आपको नोट कर लेना है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा है, शासनकाल, अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अपने को शक्तिशाली सिद्ध करने का प्रयास करते थे
और 1296 से 1316 तक, 1296 से 1316 तक ये सत्ता में रहते हैं और यह अपने को द्वितीय सिकंदर घोषित करते हैं। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली। पूर्व की परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसके जनक है। इन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की इन्होंने। सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया और सबसे ज्यादा कर वसूल करने वाले सल्तनत कालीन शासकों में इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने दुधारू पशुओं पर भी कर लगाया और चरी कर, घरी कर नाम के नए टैक्स भी इन्होंने रोपित किए। जनता पर कर का भार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इनके पास बहुत विशाल सेना थी और ये द्वितीय सिकंदर अपने को घोषित करने वाले सल्तनत कालीन शासक है। अब हम बात करेंगे बच्चे वाले विकल्पों पर। पहला विकल्प यहां पर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश या मामलुक वंश, याद रखिएगा, गुलाम वंश या मामलुक वंश। गुलाम वंश का एक नाम और है मामलुक वंश। गुलाम वंश या मामलुक वंश का यह प्रमुख शासक है और 1206 से 1210 तक यह गद्दी पे बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि आपसे गुलाम वंश का टाइम पीरियड पूछा गया तो आप बताएंगे 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक जो शासन वंश राजवंश रहा उसको गुलाम राजवंश के नाम से जाने जाएंगे, गुलाम वंश के नाम से जानेंगे। इसका पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, विश्वास पात्र था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, यह भी आपको नोट करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और यह मोहम्मद गौरी का गुलाम और विश्वास पात्र था। 1206 से 1210 तक ये सत्ता में रहते हैं और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके द्वारा कुतुब मीनार की स्थापना करवाई गई थी, यह भी आपको याद रखना। दिल्ली में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले शासक है यहाँ पर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र गुलाम इल्तुतमिश था, इसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। अगले शासक यहां पर है बलबन, इनका नाम है ग्यासुद्दीन बलबन। इनसे सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया लौह रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति किसने शुरू की थी? तो लौह और रक्त की नीति शुरू करने वाले शासक हैं ग्यासुद्दीन बलबन। इन्होंने अपनी दरबार की प्रथाओं को बदला और सिजदा और पायबोस की परंपरा को भी इन्होंने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में मुख्यतः विटामिन ए का भंडारण कहां होता है? यहां पर मुख्यतः शब्द दिया हुआ है, ध्यान देना आपको। मानव शरीर में मुख्यतः विटामिन ए का भंडारण कहां होता है? चार विकल्प यहां पर दिए गए आपको, यकृत में, गुर्दे में, त्वचा में या हृदय में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि हमारे शरीर में मुख्यतः यकृत में विटामिन ए का भंडारण होता है। विटामिन ए का भंडारण लगभग 70 से 90% तक, लगभग 70 से 90% तक विटामिन ए जो है वह यकृत में भंडारित होता है और अल्प मात्रा में वह गुर्दे में और फेफड़े में भी पाया जाता है, वहां पर भी यह भंडारित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यह भी याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल है और यह मानव की दूरदर्शिता, मानव की जो दृष्टि है उसकी क्षमता को बढ़ाता है। इसका प्रमुख स्रोत आपसे पूछा जाएगा तो गाजर है और पपीता है, दूध है, अन्य तमाम ऐसे फल पाए जाते हैं जहां पर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। आम एक ऐसा फल है जो कच्चा होता है तो प्रचुर मात्रा में उसमें विटामिन सी पाया जाता है और पकने पर उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यकृत में लगभग 70 से 90% तक यह विटामिन भंडारित होता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके सामने है, हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं का मुख्य प्राकृतिक कारण क्या है? हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं का मुख्य प्राकृतिक कारण क्या है? चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए, अत्यधिक पर्यटन, दूसरा विकल्प है नवीन वलित पर्वतों की संरचना और भूकंप संवेदनशीलता,
तीसरा विकल्प दिया सड़कों का चौड़ीकरण, और चौथा और अंतिम विकल्प दिया है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि हिमालयी परिक्षेत्र में जो आए दिन भूस्खलन की घटनाएं होती है उसका प्रमुख प्राकृतिक कारण आपसे पूछा गया है। यहां पर 3 कारण ऐसे हैं जो मानवीय हैं और 1 कारण ऐसा है जो प्राकृतिक है, वही सही उत्तर माना जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी। विकल्प बी यहां पर सही है, सही उत्तर माना गया है। नवीन वलित पर्वतों की संरचना और भूकंपीय संवेदनशीलता यहां पर प्राकृतिक कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालयी परिक्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं आए दिन होती रहती है। और जो हमारे बचे हुए 3 विकल्प है, अत्यधिक पर्यटन या मानवीय गतिविधियों का परिणाम है, इसमें प्राकृतिक का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सड़कों का चौड़ीकरण या भी मानवीय गतिविधियों का परिणाम है। झूमिंग कृषि या भी मानवीय गतिविधियों का ही परिणाम है। तो सही उत्तर हमारा हो गया विकल्प बी, नवीन वलित पर्वतों की संरचना और भूकंप संवेदनशीलता। हिमालय एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, यह भी आपको नोट करना है। आज जहां पर हिमालय अतीत में यहाँ पर टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, और यह जो हिमालय की मुख्य भूमि है टेथिस सागर के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर हिमालय के जो पहले की नदियां थी, जिनको कहा जाता है हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां, वो अपना जल विसर्जित भी करती थी, और यही विभाजक स्थान भी है। टेथिस सागर के उत्तर के भाग को अंगारा लैंड कहा जाता था या लारेशिया के नाम से जाना जाता था, और टेथिस सागर के दक्षिण का जो भूभाग था जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था, जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना था। पेंजिया नहीं, यहां पर सही शब्द क्या है, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो हिमालय जहां पर है वहां पर टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर के दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड और उत्तर का भाग अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, मराठा प्रशासन में चौथ क्या था? मराठा प्रशासन में चौथ क्या था? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए। पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर, एक धार्मिक कर, एक व्यापारिक कर, या नागरिकों के द्वारा दिया जाने वाला स्वेच्छा से, ऐसा स्वेच्छा कर, स्वेच्छा से जो नागरिक कर देते थे वो। तो 4 विकल्पों में सही उत्तर हमारा है मराठा प्रशासन में पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर चौथ कहलाता था, और यह उनकी कुल आय का, यह पड़ोसी राज्यों की कुल आय का चौथा भाग होता था, लगभग 25%। कितना? तो 25% आपको याद रखना है। मराठा साम्राज्य के द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के दायित्वों के निर्वहन के लिए और विदेशी आक्रमणों से उनको बचाने के लिए सुरक्षा के नाम पर चौथ नाम का कर लिया जाता था, जो उनकी आय का 25% होता था या चौथा ही भाग होता था। मराठा साम्राज्य के द्वारा एक और कर लिया जाता जिसे कहते थे सरदेशमुखी। दूसरा प्रमुख कर था मराठा साम्राज्य का सरदेशमुखी। सरदेशमुखी उपज का 10% लिया जाता था, और यह एक भू राजस्व से संबंधित कर था। याद रखना है, यह एक भू राजस्व से संबंधित कर था। उपज का 10% लिया जाता था शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता है अष्टप्रधान मंडल। अष्टप्रधान मंडल आज की कैबिनेट की तरह काम करती थी, सलाहकार परिषद हुआ करती थी, जिसके द्वारा दिए गए निर्णयों को मान करके मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा था। तो अष्टप्रधान मंडल का संबंध आपसे पूछा जाएगा किससे है, तो आप बताएंगे मराठा साम्राज्य से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, मेनम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मेनम नाम का एक वन्यजीव अभयारण्य है, बहुत चर्चा में रहता है, वह किस राज्य में आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर है, उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो मेनम नाम का जो वन्यजीव अभयारण्य है वह सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में है। और सिक्किम में आपसे पूछ लिया जाए कहां पर है, तो सिक्किम में दक्षिण दिशा में है, दक्षिण सिक्किम में यह स्थित है। और यहाँ के जो प्रमुख जीव जंतु हैं उनमें लाल पांडा शामिल किया जाता है, याद रखिएगा, लाल पांडा या रेड पांडा। रेड पांडा यहाँ पर पाया जाता है, और तमाम प्रकार के यहाँ पर पक्षी भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर पर्यटन को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। मनोरम स्थल है यहाँ सिक्किम का, यह भी नोट करिएगा। सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले जैविक कृषि की पद्धति को अपनाया। तो भारत का पूर्णतः जैविक राज्य सिक्किम है, यह भी याद रखिएगा। 1 फैमिली 1 जॉब का जो टाइटल है या स्कीम है देने वाला राज्य भी सिक्किम ही है, यह भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
पहला विकल्प है मेजर ध्यानचंद, दूसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है दीनदयाल उपाध्याय, चौथा और अंतिम विकल्प है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को वर्ष 2021 नोट करना आपको, वर्ष 2021 से राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक आज कहां पर है तो आपको याद रखना उड़ीसा, कटक उड़ीसा में हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 18 अगस्त 1945 ताइवान, संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई है 18 अगस्त 1945 को। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इनकी 124वीं जयंती के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की इनके द्वारा अध्यक्षता की गई। तत्पश्चात इन्होंने कांग्रेस को त्यागपत्र दिया और वर्ष 1939 में अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नई पार्टी बनाई। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। पहले विकल्प पर यहां दिए मेजर ध्यानचंद, इनकी जयंती मनाई जाती है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस। अगले विकल्प के तौर पर यहां पर दिए हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगले विकल्प में दिए हुए यहां पर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाती है 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। आपके यहां पर 4 दिवस तैयार हो गए। मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को मनाई जाती है राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में, खेल दिवस के अवसर पर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाती है 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में। जैसा कि आज का प्रश्न आपसे पूछा गया था 23 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती, किस उपलक्ष्य में मनाई जाती, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, अभी हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह खबर बहुत चर्चा में बनी हुई है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, साइना नेहवाल, सलीमा टेटे, हरमनप्रीत कौर और पीवी सिंधु। इन 4 विकल्पों में सही जवाब है, हाल के दिनों की खबर है कि साइना नेहवाल ने अपने खेल से, अपने व्यक्तिगत कारणों से, खासकर स्वास्थ्य कारणों से संन्यास लेने की घोषणा की है। साइना नेहवाल भारत की एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में, लंदन ओलंपिक याद रखिएगा, लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार पदक जीता था। याद रखना है, साइना नेहवाल के द्वारा लंदन ओलंपिक में पहली बार एकल बैडमिंटन में, एकल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता गया था, कांस्य पदक जीता गया था। इन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे के बारे में जानेंगे। सलीमा टेटे इस समय सलीमा टेटे जो है वो इस समय भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, ये भी नोट करना है आपको। और बचे वाले विकल्प पर बात करेंगे। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। और पीवी सिंधु ये भी बैडमिंटन की खिलाड़ी रह चुकी हैं और लगातार 2 ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा वर्ष 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में रजत पदक प्राप्त किया गया और वर्ष 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में इनके द्वारा कांस्य पदक प्राप्त किया गया। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। धन्यवाद।